इस वक्त चारों तरफ बेहाली है, बदहवासी, बेरोजगारी, महंगाई आपस में होड़ ले रही है, कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। कोयला संकट से देश के अधिकांश राज्य अभूतपूर्व बिजली संकट झेल रहे हैं। हर जगह 2 से 8 घंटे तक बिजली कट रही है। ये हाल है इस भीषण गर्मी में। ऐसे में किसी इबादतगाह के इर्द गिर्द किसी मजहब से चिन्हित टोपी पहनकर खास तरह के कागज, खास तरह के धर्म ग्रंथ के किसी हिस्से को, किसी टोपी को, कुछ अन्य सामग्रियों को जो प्रतिबंधित या जिनको गलत समझा जाता है, उनको उन उपासना स्थलों या इबादत के स्थलों पर बिखेरने वाली ये जो मानसिकता है, क्या आप समझ सकते हैं कि वो कितनी खतरनाक है? आखिर ये कौन सी ऐसी मानसिकता है जो इस बुरी स्थिति में अपने समाज, अपने देश की वो दंगा कराने की मंशा रखती है? ये कैसा कुत्सित धंधा है? आखिर लोगों के दिमागों में कहां से ये आ रहा है जब हमारा समाज पूरी तरह बहुत ही बेहाली में है, अनप्रेसिडेंटेड। अब बताइए, हम अयोध्या की अभी बात कर रहे थे कि कैसे अयोध्या के इबादतगाह में क्या क्या हुआ, सब आइडेंटिफाइड हो गया। सारी की सारी जो डिटेल्स उसकी हैं पुलिस के सामने आ गई। अब पुलिस वालों का भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ लिया है। अब पटियाला में देखिए, पंजाब के अभी नई सरकार बनी है, एंटी खालिस्तान जुलूस निकालने। अब वहां पर कोई खालिस्तान का मामला ही नहीं चल रहा था, लेकिन एंटी खालिस्तान जुलूस निकालने वाले शिव सैनिक पता नहीं कहां से आ गए, और शिवसेना कह रही है कि वो हमारे लोग नहीं है। पता चला कि पंजाब में कई कई शिवसेना बन चुकी है। ये कहां से लोग आ जाते हैं? कोई नाम पकड़ लेते हैं, कोई संगठन बना लेते हैं, अचानक पता नहीं कहां से कहां क्या हो जाता है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखिए, गुजरात के निर्दलीय विधायक, उनके खिलाफ अचानक मामला बन जाता है और कोर्ट अब कह रही है कि झूठा एफआईआर लिखा गया, उनको जमानत दे दी गई है। हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं वो ये कह रहे हैं कि उन पर नजर रखी जानी चाहिए कि राज्य पुलिस किस तरह बिहेव कर रही है, कैसे वहां पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे समाज में हो रहा है, ऐसे वक्त हो रहा है, हमारे देश के ऐसे कालखंड में हो रहा है जब हमें अपनी तमाम नागरिक समस्याओं को लेकर, अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर, अपनी राजनीतिक समस्याओं को लेकर मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। बेहाली का समाधान खोजने के बजाय शहरों, कस्बों, गांव के नामों को बदलकर गुलामी का निशान मिटाने की बात की जा रही है। अब आप बताइए, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तो गांव का नाम बदलेंगे, हम तो कस्बों का नाम बदलेंगे, हम तो शहरों का नाम बदल देंगे। अभी दिल्ली में नाम बदल गया। दिल्ली में एक गांव है, उस गांव का नाम जो है अचानक बदल दिया गया, और बदलने के बाद वहां सत्ताधारी जो दल है केंद्र में, उस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां जाकर उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली है, जब तक वो कुछ न इस पर बात करे, तब तक कैसे नाम चेंज होगा? अब वो ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली की सरकार देखें क्या करती है। यानी एक तरह से वो पाले में गेंद डाल रहे हैं दिल्ली सरकार के कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, यानी किसी मुस्लिम संबोधन वाले या मुस्लिम नामकरण वाले किसी गांव का, किसी इलाके का नाम कोई है किसी व्यक्ति के नाम पर, पता नहीं कब वो नाम पड़ा होगा, किस सदी में पड़ा होगा, उस नाम को बदलकर अब उसको एक अजीब तरह का नामकरण दिया जा रहा है जो पहले कभी नहीं था। और कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी अगर इसका नाम हमारे अनुसार नहीं रखेगी तो वो जाने का मतलब यहां हिंदू मुस्लिम करने की मंशा है, करने का इरादा है। तो दोस्तों, अजीब स्थिति है। तो पहली खबर, जैसा हमने अपने इंट्रो में हमने बात की, पहली खबर हमारी अयोध्या के दंगाइयों पर है। दोस्तों, अयोध्या में जिन लोगों को इबादतगाह में ये तमाम चीज़ें, मुस्लिम टोपी, कुछ धार्मिक ग्रंथ के पेजेज, पृष्ठ जो हैं फाड़े हुए, और कुछ ऐसे पदार्थ जिनको कि आमतौर पे इबादतगाह में डालने पर या रखने पर या इस तरह कहीं भी, उसको सड़क पर भी अगर आप अवैध ढंग से फेंकते हैं तो ये गलत बात है, क्यों आप फेंकेंगे? तो इसको उन लोगों ने गुरुवार को ये सब पकड़े गए और इसको इन्होंने फेंका था। ये बात साबित हो गई सीसीटीवी कैमरे से। ये जो बात है, ये अब कह रहे हैं गुरुवार को पकड़े गए लोग कि ये दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, यानी जहांगीरपुरी में, उसका बदला है। यानी जहांगीरपुरी में अगर दंगा नहीं करने दिया वहां के समाज ने, वहां के नागरिकों ने, वहां की कॉलोनी वालों ने, तो दंगा नहीं होने दिया तो हम बदला लेंगे, यानी हम यहां कुछ करवाएंगे। अब वो नहीं कर सके क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में आ गया। अब वो क्या करें? पुलिस ने पकड़ लिया।
जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम अखबारों में छपे हैं। वे हैं महेंद्र कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, विमल पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और कुछ लोग भागे हुए हैं। ये सभी आईपीसी 295 में पकड़े गए हैं और योजना के साथ धार्मिक दुर्भावना, विद्वेष पैदा करना इनकी मंशा थी, इनका मकसद था, ऐसा पुलिस ने दायर किया है मामला। अब सवाल इस बात का है कि एक इबादतगाह, एक दरगाह या इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के स्थलों पर ये क्यों ऐसा कर रहे थे? कौन सा बदला ले रहे थे दिल्ली का? जहांगीरपुरी में अगर जनता ने दंगा नहीं होने दिया तो जनता को शाबाशी दी जानी चाहिए। ये क्या करना चाहते हैं? लेकिन आपने देखा होगा देश के मेनस्ट्रीम मीडिया, खासकर टेलीविजन चैनलों पर इस बारे में कोई खबर ही नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्या कुछ लोग नहीं चाहते थे? क्या कुछ ताकतवर जो शक्तियां हैं वो नहीं चाहती थी? अब बहुत सारे लोग इसी बात से खुश हैं कि भाई लाउड स्पीकर बंद हो गया। ठीक है, लाउड स्पीकर बंद हो गया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बड़े बड़े मसले इस देश में जनता के लिए, जनता पर थोपे जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, उन मसलों पर क्या होगा? उन मसलों को सरकारें क्यों नहीं संबोधित कर रही हैं? दोस्तों, हमारी दूसरी खबर, इस सप्ताह की बहुत बड़ी घटना, अनप्रेसिडेंटेड। आजादी के बाद शायद ही इस तरह की कोयला किल्लत पहले कभी पैदा हुई हो। कोयला किल्लत जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यह मत समझिए कि अपने देश में कोयले की कमी हो गई है। कोयले के बारे में आप अगर गूगल पर जाकर आंकड़ा देखिए तो पाएंगे कि कोयला का प्रचुर भंडार अपने देश में है। सवाल मैनेजमेंट का है। तो कोयला की जो क्राइसिस है, अब वो क्यों है उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी रेलवे की 573 से ज्यादा गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, पैसेंजर गाड़ियां। और ये क्यों की गई हैं? कोयला ढोने के लिए। कोयला ढोने की प्राथमिकता तय की गई है और यह कहा गया है कि बिजली की कमी 62.5 करोड़ यूनिट की है। यानी ये जो कोयला जो की कमी है वो दरअसल आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश में ऐसी कभी नहीं है। ये अपने देश में 70% जो बिजली पैदा होती है वो कोयले से होती है, हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, यूपी से लेकर के जितने प्रदेशों का नाम ले लीजिए, बड़े प्रदेशों का, हर जगह यह किल्लत है। यूपी में तो 3000 मेगावाट की कमी है। कश्मीर में मैं जाता रहा हूं एक दौर में, और कश्मीर में कभी बिजली का संकट नहीं होता था, कभी नहीं बिजली संकट पैदा होता था। अभी वहां 500 मेगावाट की कमी है। पंजाब में 1550 मेगावाट की कमी है। हरियाणा जैसे प्रदेश में 300 मेगावाट की कमी हो गई है। तो ये क्यों हुआ है? अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट पैदा हुआ है, और चूंकि हम लोग कोयला मंगाते थे, अच्छा कोयला बाहर से मंगवाते थे, वो रूस यूक्रेन जो वार है, बल्कि यूं कहा जाए कि यूएस और रूस के बीच में जो उक्रेन वार है, यानी अमेरिका रूस का जो उक्रेन युद्ध है, इस क्राइसिस के कारण, इस संकट के कारण वो कोयले की जो आवत है उसमें कमी आई है। अब मेरा यह कहना है कि ये बात सही हो सकती है, हम इस पर नहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में जो कोयला है, क्या उससे उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी? तो अपने देश में कोयला का संकट कहां से पैदा हुआ है? क्या इसके पीछे कोयला खदानों और कोयला का जो प्रचुर भंडार अपने मुल्क में है, क्या उसके रैपिड, उसके अंधाधुंध निजीकरण में कहीं ना कहीं कोई बात तो नहीं है? पूरे देश में अगर आप देखिए, जितने प्रदेश हैं अपने देश में कोयला उत्पादक, जितने प्रदेश हैं, जिन जिन इलाकों में कोयला सबसे अधिक हो रहा है, वहां क्या पाएंगे? वहां पाएंगे कि बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, जिन पर यह सरकार बेहद मेहरबान है, जो 200 से लेकर और 600% जिनकी जायदाद में बढ़ोतरी हो रही है, जो दुनिया के बड़े उद्योगपतियों की, सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योगपतियों की लिस्ट में ऊपर आ गए हैं, ऐसे कारपोरेट, ऐसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले कोयला खदानें की जा रही हैं। तो ये जो कोयला इंडस्ट्री का जो निजीकरण है दोस्तों, भयानक निजीकरण जो है, इस निजीकरण का कोई पहलू तो नहीं है इस क्राइसिस के पीछे? ये एक देखने की बात है।